नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बीएड एंट्रेंस 2025 के हिंदी के 50 क्वेश्चन का पोर्शन आज हम लेके चलेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अंत तक बने रहिए, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इसमें। तो देख लीजिए, आज का जो पैरा आया हुआ है ये 2020 में आया हुआ है। 2020 में जब एंट्रेंस हुआ था बीएड का, उसमें आया हुआ है। ये 2020 में आया हुआ है। चलिए तो ये देख लीजिए, प्रश्न संख्या 51 से 55 तक है। ये आपके इस जो गद्यांश है इससे होंगे। 51 से 55 क्वेश्चन तक इस गद्यांश से होने वाले हैं। तो आप इस गद्यांश को 1 से 2 बार जब पढ़ लेंगे तो आपका जो 5 क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। तो ये सब ध्यान रखिएगा। गद्यांश को 1 से 2 बार आप रिपीट कर लीजिएगा। चलिए हमने पढ़ लिया है, आगे का हम क्वेश्चन आपको कराए दे रहे हैं। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। ऑप्शन है समाजोपयोगी कार्यों के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है निष्ठावान श्रमिक, धनवान श्रमिक, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति या शक्तिशाली सिपाही। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। ऑप्शन है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, राजनीति के कुशलताओं पेच, चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। अगला क्वेश्चन है, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता है, धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। तो अप्रगतिशील रूप से मजाक किसका उड़ाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। ऑप्शन क्या है? पुरातन संस्कारी संस्कृति में जीवन, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। अगर आपने गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो आपके ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये गलत नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके उसी गद्यांश से ही लिए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्न संख्या 56 से 58 तक नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प चुनिए। तो ये जो आपके अगले क्वेश्चन है 56 से 58 तक, ये आपके सारा संधि से रिलेटेड है। तो चलिए अब पूछा हुआ है कि सदैव में कौन सी संधि है। ठीक है, सदैव में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि या वृद्धि संधि, कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि है ये। यदि आपको हम बता दें, यदि आ हो या आ हो, ठीक है, इसके साथ ए या ए हो, ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है? ए बन जाता है। ठीक है, और यदि आपका ओ हो और अथवा ओ या अ हो, दोनों को मिलकर अगर यहीं पे आपका ओ, ठीक है, ओ हो या अ हो, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है? ये दोनों मिलकर अ बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आप संधि को मिला सकते हैं। तो सदैव का जो संधि विच्छेद होगा अगर पूछा जाए, क्योंकि ये भी आ सकता है, क्योंकि अभी सदैव आ गया, ये कौन संधि हो सकता है? अगली बार आपका पूछ ले कि सदैव को संधि विच्छेद करे, तो ये भी आप वहाँ पे कर सकते हैं कि सदाधन एव, ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद होगा। ये कौन सा संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ, महर्षि, महर्षि में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें कौन सी संधि है? इसमें गुण संधि है। ठीक है, इसमें गुण संधि है। जब आ और यह हो या आ के बाद के बाद दीर्घ यानी कि ई उ री आए तो दोनों स्थान पर ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ गुण संधि होती है। जैसे अब आपको बता दें
हाँ, चलिए इसको हम संधि विच्छेद आपको हम बता देते हैं कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए अगर आ जाए ऐसा तो आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर महाधन ऋषि होगा, ठीक है, तब ये जाकर के महर्षि हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन सी संधि है, यहाँ पे गुण स्वर संधि है। अगला है निसंदेह। निसंदेह में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर कौन सा है, क्वेश्चन है निसंदेह। निसंदेह में कौन सा संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, या स्वर और व्यंजन संधि, कौन सा संधि है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विसर्ग संधि, ठीक है। इसमें कौन सा संधि है, इसमें विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के योग से जो विकार उत्पन्न होते हैं वो विसर्ग संधि कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मान लीजिए इसका अगर संधि विच्छेद होगा तो इसका संधि विच्छेद होगा निधन संदेह, निधन संदेह होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 59 से 61 तक, ठीक है। प्रश्न संख्या 59 से 61 तक नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो यहाँ पे आपको समास का नाम बताना है 59 से 61, ये 3 क्वेश्चन का। तो पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधारय, दिग्गु या तत्पुरुष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दिग्गु। इसका सही आंसर होगा दिग्गु। जिस समाज में पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद से समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, त्रिभुवन, चतुर्भुज, चौराहा, नवग्रह। तो यहाँ सब जो है एक तो संख्यावाची हो रहा है, दूसरा समूह का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे द्विगु समास होगा। अगला है घनश्याम, ठीक है। घनश्याम, तो ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या वैभव। तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। क्या होगा, यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। जब तत्पुरुष समास विशेषण विशेष्य के भाव को प्राप्त हो, ठीक है, विशेषण विशेष्य के भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हों और लिंग वचन में समान हो, तब वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे घनश्याम, नीलांबर, पीतांबर, पद पंकज, मृगनयन, पतार, विंद, ये सब किसके उदाहरण हैं, कर्मधारय के। चलिए अगला क्वेश्चन, यथाशक्ति। ऑप्शन है तत्पुरुष, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या कर्मधारय। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अव्ययी भाव। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और समासिक पद या समास पद अव्यय होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आप कह सकते हैं यथाशक्ति, ठीक है, हाँ, शक्ति के अनुसार हो गया। यथा विधि यानी विधि के अनुसार हो गया। यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार हो गया। अपाद मस्तक यानी पाद से मस्तक तक। तो ये सब किसके हो गए, अव्ययी भाव के हो गए। अगला है, यहाँ आपका जो 62 से 65 तक जो प्रश्न होगा वो प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए जो भी विकल्प में से सर्वाधिक जो उपयुक्त होगा वो बताना रहेगा। तो ऑप्शन है सिर पर धारण करने योग्य, ठीक है। तो यहाँ पे वाक्यांश दिया गया है, ठीक है। तो वाक्यांश दिया गया है और जो सर्वाधिक जो उपयुक्त होगा बताना है, सिर पर धारण करने योग्य। ऑप्शन है छत्र, मुकुट, सिरोधार्य, तिलक। इसका जो सिर पर धारण करने योग्य होता है उसे सिरोधार्य कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। सिरोधार्य का आशय होता है कि सिर पर धारण करने योग्य, जबकि तिलक माथे पर लगाया जाता है। तिलक माथे पर लगाया जाता है। मुकुट भी मस्तक पर बांधा जाता है और छत्र सिर के ऊपर समान रूप में सुशोभित होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सिरोधार्य। अगला क्वेश्चन है, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, बुराई देखता हो उसे क्या कहेंगे, आलोचक, परनिंदक, सर्वनिंदक या छिद्रावंशी, ठीक है, छिद्रावेशी। तो क्या कहेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा, छिद्रान्वेषी, ठीक है। छिद्रान्वेषी का अर्थ होता है जो हर समय दूसरों की बुराई ही देखता है, जबकि आलोचना किसी विशिष्ट चीज़ के गुण दोष का विवेचन होता है।
ठीक है। और परनिंदक, परनिंदक का अर्थ जो दूसरों की निंदा करता हो। अगला है बहुत अधिक जानकारी रखने वाला, बहुत अधिक जानकारी रखने वाला। तो इसका क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, बहुज्ञ, वाक्पटुट, वाक्चतुर या बहुभाषी, क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे बहुज्ञ। क्या कहेंगे, बहुज्ञ कहेंगे। बहुत अधिक जानकारी रखने वाले को बहुज्ञ कहा जाता है। जो बोलने में कुशल हो उसे वाक्यपटु कहते हैं। ठीक है। जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो उसे बहुभाषी कहते हैं। अगला है दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद के समय को क्या कहेंगे, पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न या निश्चित। तो इसका सही आंसर होगा अपराह्न। क्या कहेंगे, अपराह्न। ठीक है। अपराह्न का आशय होता है दोपहर के बाद का समय, जबकि दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं और मध्य के समय को मध्याह्न तथा निषिद्ध को अर्धरात्रि का समय कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके जो आपका वाक्यांश का शब्द था वो आपका समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारी आ रही है ये 66 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 66 से 70 तक रहेगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है, उसी का अर्थ बताना है जो सही होगा। ठीक है। तो उल्टी गंगा बहना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना या उल्टा पुल्टा करना। तो इसका सही क्या होगा, प्रतिकूल कार्य करना, इसका सही हो जाएगा। जबकि मतलब उल्टी गंगा बहना का जो अर्थ होता है प्रतिकूल कार्य करना होता है, जबकि आपका बहुत परिश्रम करना का होता है कि हाँ बहुत परिश्रम करना या असाध्य को साध्य कर देना, हाँ, या उल्टा पुल्टा करना, इससे कोई संबंध नहीं है। तो उल्टी गंगा बहना का जो सही अर्थ होगा हो जाएगा प्रतिकूल कार्य करना। अगला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका सही अर्थ क्या होगा, सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना, अपने ही कार्यों में लगे रहना या स्वयंपाकी होना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सबसे अलग रहना। ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का सही अर्थ क्या होगा, सबसे अलग रहना। अगला है धूप में बाल सफ़ेद ना करना। ऑप्शन है अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, अधिक उम्र का व्यक्ति, अनुभवी जीवन बिताना या बचपन में ही बाल सफ़ेद करना। धूप में बाल सफ़ेद ना करना का मतलब है अनुभवी जीवन बिताना। ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, अनुभवी जीवन बिताना। अगला है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। ठीक है। यहाँ पे मियाँ होगा, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। ठीक है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, इसका सही ऑप्शन होगा अपने मुँह में मिठाई रखना, अपने हाथ मिठाई खिलाना, मुँह से मीठी मीठी बातें करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना, इसका सही आंसर क्या होगा, जज के द्वारा मृत्युदंड सुना, हाँ, मृत्युदंड सुनना, यहाँ पे होगा सुनना हो जाएगा। अपना संबंध तोड़ देना, लिखे हुए को काट देना, अनूठी उक्ति लिखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनूठी उक्ति लिखना। कलम तोड़ने का आशय होता है अनूठी उक्ति लिखने से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला है ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, चा छा जा झा, टा ठा डा ढा, ता था दादा या श श श हा। इसका सही आंसर होगा श श श हा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है। ऊष्म व्यंजन ये स स स ह जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में श्वास की प्रबलता के कारण एक प्रकार की गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है। इसलिए इन्हें आप यहाँ पे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है, निराला जी, अज्ञेय, बिहारी या केशवदास। तो ये जो है ये केशवदास जी को कहा गया है। केशवदास भक्ति काल के अंतिम कवि और रीतिकाल के प्रथम आचार्य कवि केशवदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दावली की दुरूहता एवं सरसहीनता के कारण इनके महाकाव्य रामचंद्रिका के विषय में टिप्पणी करते हुए इन्हें कठिन काव्य के प्रेत की संज्ञा दी है तथा रामचंद्रिका को छंदों की प्रयोगशाला कहा है। ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा,
कि रामचंद्रिका जो है, रामचंद्रिका इनकी जो एक महाकाव्य थी रामचंद्रिका, उसको इन्होंने छंदों की प्रयोगशाला कहा है। अगला है आषाढ़ का एक दिन, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रसाद, मोहन राकेश, हर्ष या लक्ष्मी नारायण लाल। इसका सही आंसर होगा मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन किसके, इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश है। ये आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की नाट्य रचना है। जबकि प्रसाद जी का कामायनी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, और हर्ष जी ने नागानंद की रचना की है। और रत्नावली एवं प्रियदर्शिका, हाँ किसकी है? हाँ, ये रत्नावली और प्रियदर्शिका की भी रचना इन्होंने की है। अगला है, हाँ ये है जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है रूपक, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा। यहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे लता भवन से प्रकट, लता भवन ते प्रकट भे, तेहि अवसर दो भाई, निकटे जन जुग विमल बधु, जलद पटल बिल गाई। यहाँ उपमेय राम लक्ष्मण के लिए उपमान विधु यानी चंद्रमा को उपस्थित किया गया है, इसे यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। काकू का अर्थ, काकू का अर्थ क्या होगा? कौवा, कटु, चाचा या व्यंग्य। तो इसका सही आंसर होगा व्यंग्य, ठीक है, व्यंग होगा। काकू का आशय व्यंगार्थ, व्यंगार्थक भावों में प्रयुक्त होता है, न कि इन सबके। अगला है भव भरहि संयुक्त राकस को वन जाय रसातल में अनुराग्यों। क्या है? भू भरहि संयुक्त राकस को वन जाय रसताल में अनुराग्यों, जग में जय शब्द समते ही केशव राज विभीषण के सिर सांचियो। यह किस छंद में है? ऑप्शन है दोहा, शालिनी, मत, हाँ मतगयंत या कुंडली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मतगयंत, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। अगला है किस छंद में 6 चरण होते हैं? ऑप्शन है बरवई, चौपाई, सोरठा या छप्पय। तो आपका जो छप्पय होता है वहाँ पे 6 चरण होते हैं, ठीक है, छप्पय में 6 चरण होते हैं। उनमें प्रथम रोला छंद के और अंतिम 2 उल्लाला छंद के होते हैं। जैसे नीलांबर परिधान, हरित पटवर सुंदर है, सूर्य चंद युग मुकुट मेखला रत्नाकार है। अगला है वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बता दे रहे हैं, क्रोध, शोक, भय, उत्साह। तो इसका सही आंसर होगा उत्साह। वीर रस का उत्साह इसका स्थायी भाव होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दशा को प्राप्त होती है। जैसे मानव समाज में अरुण पड़ा, जल तंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भटकता राणा था, मानव सर्पों में गरुड़ पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? उत्साह। अगला है जसोदा हरि पालने झुलावें, हर लावें दुलराई मनावें, जोई सोई कछु गावें में कौन सा रस है? ऑप्शन है शांत, करुण, वात्सल्य, अद्भुत। इसका सही आंसर होगा वात्सल्य, वात्सल्य होगा। ठीक है, इस पद्यांश में वात्सल्य रस है। ठीक है, पुत्र विषयक रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। अगला है निम्नलिखित कौन सा शब्द तत्सम है? काज, हाथ, काम, काल। इसका सही आंसर होगा काल। बाकी सारे विकल्प काज, हाथ और काम तद्भव शब्द है, जबकि जो है एक काल जो है वो तत्सम है। अब प्रश्न संख्या 81 से 85 तक।
वर्तनी छाटना है। ठीक है, 81 से 85 तक वर्तनी छाटना है। आशीर्वाद 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 आशीर्वाद, तो इसमें से कौन सी वर्तनी सही होगी? यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी वर्तनी सही होगी। तो आपको हम बता दें कि आशीर्वाद, ये वर्तनी आपकी बिल्कुल सही होगी, आशीर्वाद। अगला है, यहाँ पे भी आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी बताना है। तो क्या होगा इसमें? तो आपको इसमें बता दें कि इसका सही होगा अवतार अवतार। ये क्या होगा इसमें? अवतार अवतार क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? ये वाला अवतार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी देखना है कौन सा इसमें शुद्ध होगा। जिजीविषा जिजीविषा जिविषा, क्या होने वाला है इसमें? ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है? तो इसमें जो सही होगा वो जिजीविषा, ये सही होगा, शुद्ध वर्तनी है। अगला है, ठीक है, अगला कौन सा है? इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी है? ऐश्वर्य ऐश्वर्य, या कौन सा ऐश्वर्य इसमें सही है? तो ऑप्शन डी आपका, ये ऐश्वर्य आपका सही है। अगला क्वेश्चन जो है, इसमें कौन सा सही होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय कौन सा सही होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय, ये सब, ये वर्तनी आपकी सही है। अगला है अनादर, अनादर इसमें कौन सा सही होगा? ठीक है, तो अनादर सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें से सही विलोम शब्द इसमें बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन संख्या जो है ये 86 से 90 जो है, 86 से 90, यहाँ पे क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। अनादर, ठीक है, अनादर, मान सम्मान आदर या सत्कार, तो इसका सही आंसर होगा आदर। अनादर का आदर होता है। ज्ञानी, अब इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही विलोम शब्द होगा अज्ञानी। प्रारंभ, इसका सही विलोम शब्द क्या होगा? इसका होगा समाप्त। सदय, इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा निर्दय। क्या होगा? सदय का निर्दय होगा। अगला है ऋजु, ऋजु का विलोम शब्द क्या होने वाला है इसमें? तो ऋजु का होता है वक्र, वक्र है, सही है, वक्र होता है। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक प्राचीन, कनिष्ठ ज्येष्ठ, उग्र सौम्य, ध्वंस निर्माण। इसका जो विलोम शब्द जो सुमेलित नहीं है तो हो जाएगा पौराणिक प्राचीन, ये आपका सुमेलित नहीं है, बल्कि कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, ये सही है। उग्र सौम्य होता है, ध्वंस का निर्माण होता है, एकदम सही है। तो पौराणिक सुमेलित नहीं है, बल्कि पौराणिक का विलोम शब्द होता है अपौराणिक। अगला है तामासिक का विलोम शब्द क्या होगा? तमाशिक का सात्विक होगा, अभय होगा, दृढ़ या समिष्ट। तो विलोम क्या होगा? तो आपका बता देंगे, तामाशिक का होता है सात्विक। क्या होता है? तामाशिक का सात्विक होता है। ठीक है, अभय का जो विलोम शब्द होता है वो भयभीत होता है, दृढ़ का अदृढ़ होता है, शामिश का निरामिष होता है। निम्नलिखित में अमृत का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो इसका अमृत का विलोम विष होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? विष। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न में उपयुक्त राशि के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृग नयनी। तो इसमें कौन सा प्रयुक्त रस है? तो आपको बता दें कि इस पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस है। इसमें भगवान राम सीता के वियोग में दुखी होकर जंगल के पशु पक्षियों से सीता के विषय में पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, वियोग श्रृंगार रस। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, पहले इसमें और भी देखिए, हाँ, वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। अगला है निस दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? किस रस का वर्णन है? तो निस दिन बरसत नयन हमारे में, इसमें श्रृंगार रस होता है। ठीक है, इसमें कौन सा रस होता है? इसमें श्रृंगार रस है, या वियोग श्रृंगार है। इसमें प्रेमिका अपने प्रेमी के विषय में सोचते ही उसके नयनों से प्रतिदिन आंसू की बरसात हो रही है। जहाँ पर हृदय में उत्साह उत्पन्न हो वहाँ वीर रस होता है। जैसे
फहरी ध्वजा, फड़की भुजा, बलिदान का ज्वालामुखी। जहाँ भय उत्पन्न करने जहाँ भय उत्पन्न करने वाली वस्तु या दृश्य को देखकर भय की सृष्टि हो, भयानक रस होता है। जैसे उधर गर्जी सिंधु लहरिया, कुटिल काट के जालों सी। तो आपको बता दें, निस्दिन बरसे नैनहना हमारे में श्रृंगार रस होगा। तो इसके बारे में आपको हमने अर्थ भी बता दिया है, ठीक है, कि हम इसमें प्रेमिका अपने प्रेमी के विषय में सोचते ही नैनों उसके नैनों से प्रतिदिन आंसू की बरसात हो रही है। अगला है आंधी। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आपका बन रहा है, यहाँ से 96 से और 100 तक जो आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं, इसमें 4-4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक के 3 पर्याय हैं और एक भिन्नार्थी है। तो भिन्नार्थी जो शब्द होगा, जो पर्याय आपका नहीं होगा, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखना है कि पर्यायवाची कौन सी नहीं है। 3 तो पर्यायवाची होगी, एक आपका पर्याय नहीं होगा। ऑप्शन है आंधी। तो आंधी, अब इसका अब हमें अगर हमें चूज़ करना है कि यहाँ पे पर्यायवाची कौन सी नहीं होगी, तो पहले तो आपको पर्याय आपको याद होना चाहिए। तो आंधी जो है, आंधी का जो समानार्थक शब्द होता है वो होता है अधड़। क्या होता है? अधड़। ठीक है, ये होगा। बवंडर भी होता है और तूफान भी होता है। यानी कि आंधी का जो है पर्याय नहीं होगा या समानार्थक शब्द नहीं होगा, ये होगा भयंकर नहीं होगा। ठीक है, तो जो नहीं होगा वही यहाँ पे चूज़ करना है। तरु। अब तरु का, ठीक है, तरु का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द नहीं कौन सा है, तो पहले तरु का जो शब्द है ये हम आपको बता दें। तरु का पर्यायवाची जो है वो होता है विटप। सही है, विटप होता है, पादप होता है और इसके अलावा द्रुम भी होता है। यानी कि तड़ाग नहीं होगा। ठीक है, तड़ाग का मतलब होता है तालाब। अगला है धनाधिप। ठीक है, धनाधिप का कौन कौन सा पर्याय होता है, तो धनाधिप का पर्यायवाची होता है कुबेर, हाँ, धनेश्वर होता है और इसके अलावा धन भी होता है। यानी धना असमय, असमय नहीं होगा। ठीक है, असमय का मतलब होता है, असमय का दुर्दिन यानी बुरे दिन। ठीक है, ये होता है। तो इसलिए धनाधिप का कौन सा पर्याय नहीं होगा? असमय नहीं होगा। उच्च, उच्च का पर्याय कौन सा नहीं होगा, तो आपको बता दें कि उच्च का पर्यायवाची होता है ऊंचा। ठीक है, ऊंचा होता है, उतुंग होता है, ऊंचा होता है, उतुंग होता है और शीर्षास्थ होता है, विशाल नहीं होता है। विशाल यानी वृहत अथवा बड़ा का सूचक शब्द होता है। ठीक है, अगला है, और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, आज का अंतिम क्वेश्चन भी है जलधि। ठीक है, अब जलधि का पर्याय कौन सा नहीं है, तो जलधि का जो पर्याय होगा वो होगा, जलधि का पर्याय क्या क्या होता है? ठीक है, नीरधि। ठीक है, ये जलधि का होता है, पयोधि होता है और इसके अलावा उदधि भी होता है। तो ये पर्यायवाची जलद के हैं, यानी कि जलधि के दधि नहीं होगा। ठीक है, दधि जो है, दधि जलधि से कोई ऐसे नहीं है। दधि का मतलब होता है दही। ठीक, तो आशा तो हमारा आज का जो 50 क्वेश्चन जब का जो पोर्शन था वो आज का समाप्त होता है। और आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बीएड एंट्रेंस के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। और आगे भी हम आपकी ऐसे ही प्रिपरेशन करवाते रहेंगे। आपको एक अच्छा विद्यालय दिलाने में हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर वीडियो में अगर कुछ भी अगर आपको लगता है कि कुछ और भी क्वेश्चन ऐड होने चाहिए किसी अन्य पोर्शन से, तो आप हमें बता दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को हम ऐड कर देंगे। बाकी आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।